प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आपका अध्ययन अच्छा चल रहा होगा। और आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह है राज्यपाल का पद। भारत में राज्यपाल का जो पद है वो राज्य में वही स्थिति रखता है जो केंद्र में राष्ट्रपति। तो राज्यपाल के बारे में आज हम इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहली बात, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है, परंतु वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कार्य पर रहेगा, ये भी संविधान में लिखा है। अर्थात राष्ट्रपति चाहे तो 5 साल से पहले भी उसे उसके पद से हटा सकता है, और अगर 5 वर्ष वो अपने पूरे कर लेता है और तब तक कार्य करता रहेगा जब तक कि नया राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता। राज्यपाल पद के लिए हमारे संविधान में जो योग्यताएं रखी गई हैं वो है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और वो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राज्यपाल के पद की ये योग्यताएं हैं। अब राष्ट्रपति जब राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो कुछ परंपराएं विकसित की गई हैं। उनमें से 2 परंपराएं विशेष रूप से आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं। पहली तो ये कि आमतौर पर जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है वो उस राज्य का नहीं होता है। अर्थात राजस्थान का अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा तो वो राजस्थान का नागरिक नहीं होगा, बल्कि वो किसी और राज्य का निवासी होगा। दूसरी बात, एक नई परंपरा ये विकसित की गई है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श भी लिया जाएगा। और अब यहाँ एक सवाल ये आ सकता है आपके जहन में कि भाई नियुक्त राष्ट्रपति क्यों है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति क्यों नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है और राज्यपाल जो है वो एक संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निभाता है। वो नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है, वास्तविक नहीं। इसलिए अगर राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन होता तो वास्तविक शासक बनने का दावा प्रस्तुत कर सकता था। दूसरी बात, जो वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है राज्यपाल की, यानी कि मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल का टकराव भी हो सकता था। इसलिए हमारे संविधान में राज्यपाल को जनता द्वारा निर्वाचित न रख के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त रखने की बात कही गई है और ये प्रावधान किया गया है ताकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव ना हो और राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष की भूमिका निभाए। दरअसल राज्यपाल को 2 भूमिकाएं निभानी होती हैं। पहली भूमिका तो होती है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की और दूसरी भूमिका होती है केंद्र के अभिकर्ता की। क्योंकि वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसलिए वो केंद्र का अभिकर्ता या प्रतिनिधि भी है, लेकिन उसकी मुख्य भूमिका राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष की है और उससे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर अपनी भूमिका को निभाएगा। अब ये तो हम अगले किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि राज्यपाल का पद इतना विवादास्पद क्यों बन गया है, वो निष्पक्ष होकर काम क्यों नहीं करता और उस पर केंद्र की कठपुतली बनने का आरोप भी लगता रहा है। तो ये सब पहलू हम बाद में विचार करेंगे किसी अगले वीडियो में। अभी हम पढ़ेंगे फिलहाल राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। यहाँ मैं आपको बता दूं, राज्यपाल की अधिकांश शक्तियों का प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में मुख्यमंत्री द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल स्वयं भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहले आती हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो सबसे प्रथम बात होती है वह होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में वो कोई अपनी मनमानी या अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। जो भी विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री बनाना होता है और मुख्यमंत्री जिन लोगों की लिस्ट देता है उन्हीं लोगों को उसे मंत्री पद पर नियुक्त करना होता है। हाँ, कभी किसी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तब वो कुछ हद तक अपने विवेक का प्रयोग करने का मौका पा जाता है। इसके अलावा राज्यपाल और भी बहुत से पदों पर नियुक्ति करता है, जैसे कि राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति या राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति। तो ये सारी नियुक्तियां भी राज्यपाल द्वारा की जाती हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति
इसमें राज्यपाल का परामर्श ले सकता है और कई बार लेता भी है। तो कार्यपालिका अध्यक्ष है वो, और सारी शक्तियां सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल में निहित हैं। तो ये तो हुई उसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में एक और भी है कि समय समय पर वो मुख्यमंत्री से मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना प्राप्त कर सकता है, और उसे पूरा अधिकार होता है मंत्रिमंडल की कार्यवाही को जानने का। और इसके लिए मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य होता है कि समय समय पर राज्यपाल से मिलकर वो इन सब की उसे जानकारी दे। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के उपरांत जो दूसरी शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त हैं वो हैं विधायी शक्तियां। और विधायी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति है कि राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, उसे स्थगित करता है, और इसके अतिरिक्त राज्यपाल जो है वो भाषण दे सकता है, संदेश भेज सकता है विधानसभा में। लेकिन राज्यपाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं उनमें से एक है कि जो भी विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होता है उस विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति और हस्ताक्षर अनिवार्य होते हैं। बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से राज्यपाल को एक और शक्ति प्राप्त है, और वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। विधानसभा का जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी कानून की अर्जेंट जरूरत हो तो वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है, जिनका महत्व कानून के समान ही होता है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राज्यपाल को भी है। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं वो राज्य सूची के विषयों तक सीमित होती हैं। और एक और विधायी शक्ति है कि कुछ ऐसे राज्य हमारे देश में, जैसे उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, बिहार है, जहाँ की विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो जहाँ विधान परिषद भी है वहाँ पर कला साहित्य आदि के क्षेत्र में योग्यता रखने वाले कुछ सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत भी करता है। तो राज्यपाल को पर्याप्त विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं। तीसरी है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। एक तो संचित निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है, साथ ही साथ कोई भी वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और तीसरी बात, बजट प्रस्तुत करवाना और पारित करवाना, ये भी कहीं ना कहीं विधानसभा में राज्यपाल का दायित्व होता है। तो वित्तीय शक्तियां भी राज्यपाल के पास हैं। और फिर चौथी शक्तियां जो है राज्यपाल के पास वो हैं न्यायिक शक्तियां। जिस तरह से राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, राज्य सूची के विषयों में किसी अपराधी के दंड को कम करने या क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को भी प्राप्त है, लेकिन वो अधिकार जो प्रयोग में लाता है उसे बिल्कुल निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। इसका प्रयोग ये भी संविधान में लिखा है। इसके अतिरिक्त भी राज्यपाल को अनेक विविध शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को वो मंगवा सकता है। इसी तरीके से राज्य के महाधिवक्ता द्वारा भी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत किया जा सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति जो राज्यपाल को प्राप्त है और जिस पर कि वो काफी हद तक अपने विवेक का प्रयोग भी कर सकता है, वो है अनुच्छेद 356 की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से राज्यपाल की शक्ति पर निर्भर है। अर्थात अगर राज्यपाल को कभी ऐसा लगता है कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव नहीं रह गया है या मुख्यमंत्री ने अपना बहुमत खो दिया है, तो वो अपनी जो रिपोर्ट है वो केंद्र के पास भेज सकता है कि संविधान के अनुसार इस राज्य में शासन चलाना संभव नहीं है, इसलिए इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है और इसमें कई बार राज्यपाल पर आरोप भी लग चुके हैं अलग अलग राज्यों में कि उन्होंने कई बार आवश्यकता ना होते हुए भी केंद्र को ऐसी रिपोर्ट भेजी और राष्ट्रपति शासन लागू करवाने में एक अनफेयर भूमिका निभाई। और इस आरोप में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से कई वर्षों से प्रवृत्ति बनी कि राज्यपाल वही व्यक्ति होता है जो केंद्र का प्रतिनिधि होता है और ख़ास तौर से भले नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन प्रधानमंत्री के कहे अनुसार करता है। तो प्रधानमंत्री का कोई ना कोई खास व्यक्ति होता है जो राज्यपाल बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि राज्यपाल बहुत बार केंद्र के हितों को ज़्यादा महत्व देने लगता है और राज्यों में जो विपक्षी दलों की सरकारें उन्हें गिराने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की झूठी रिपोर्ट भी भेज देता है और इसी वजह से राज्यपाल का पद विवादास्पद भी बना है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ राज्यों में
संविधान द्वारा ही स्वविवेकी शक्तियां भी दी गई हैं, जैसे कि असम में और पूर्वोत्तर के जो अन्य राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, वहाँ के राज्यपाल को आदिवासियों के कल्याण के लिए और अन्य कुछ कार्यों के लिए स्वविवेक की शक्तियां भी दी गई हैं, जिनका वास्तव में वो प्रयोग करता है। तो राज्यपाल का जो पद है वो विवाद का विषय क्यों बना? क्योंकि राज्यपाल को दोहरी भूमिका निभानी थी। एक ओर उसे संवैधानिक अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका निभानी है, दूसरी ओर उसे केंद्र के प्रतिनिधि की भूमिका निभानी है। इसमें से पहली भूमिका मुख्य भूमिका है। लेकिन राज्यपाल ने क्या किया है, राज्यपाल के पद पर आसीन व्यक्तियों ने क्या किया है कि वो पूरी तरह से कृपा पात्र होते हैं केंद्र के प्रधानमंत्री के, तो वो अक्सर केंद्र के इशारे पर काम करते हैं और इसके बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आपको एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। 1984 की घटना है। प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, राज्यपाल थे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रामलाल, और उस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे एन टी रामाराव। केंद्र के इशारे पर तत्कालीन राज्यपाल ने एक अतथ्यात्मक रिपोर्ट केंद्र को भेज दी कि एन टी रामाराव जो मुख्यमंत्री हैं वो अपना बहुमत खो चुके हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और राष्ट्रपति शासन लगा भी दिया गया, लेकिन एन टी रामाराव अपने विधायकों के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गए, वहां सिद्ध कर दिया कि उनका बहुमत है। तो फिर उनकी सरकार को बहाल करना पड़ा और जो उस समय के राज्यपाल थे श्री रामलाल, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह के पक्षपात विगत कई समय से हमें देखने को मिलते हैं, विभिन्न राज्यों में आज भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि आज भी हम कई जगह राज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो टकराव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो राज्यपाल का पद इसलिए विवाद का विषय बन जाता है, इसलिए राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती है कि राज्यपाल जो है वो निष्पक्ष होकर कार्य करे। राज्यपाल के पद के बारे में एक और परंपरा विकसित हो गई है जो बहुत पॉजिटिव नहीं है, कि जो लोग सक्रिय राजनीति छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उन्हें मोबिलाइज करने के लिए राज्यपाल बना दिया जाता है और वहाँ पर उन्हें ये कहकर भेजा जाता है कि उन्हें केंद्र के हितों का ध्यान रखना है। तो राज्यपाल का पद बहुत महत्वपूर्ण है और कई ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि राज्यपाल को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर मिल जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति में तब मिल जाता है जब विधानसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो। इसके अलावा वो विधानसभा का विशेष अधिवेशन बुलाने के लिए भी कह सकता है। अगर उसे लगता है कि मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो चुका है और फिर भी विधानसभा में अपना अधिवेशन बुलाकर बहुमत सिद्ध नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को निर्देश दे सकता है कि वो विशेष अधिवेशन बुलाए विधानसभा का और अपना बहुमत सिद्ध करे। कुछ समय पहले राजस्थान में भी श्री अशोक गहलोत और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी और जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उनके बीच टकराव हमने इसी मुद्दे पर देखा था। इसके अलावा राज्यपाल को एक और महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है और वो है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना मुख्यमंत्री को के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिल सकती, अर्थात राज्यपाल अनुमति देगा तभी मुख्यमंत्री पर मुकदमा चल सकता है। तो ये भी एक राज्यपाल को महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में तो उसे स्वविवेक की शक्तियां भी प्राप्त हैं, बाकी राज्यों में भी अनेक परिस्थितियों में उसे अपने विवेक के प्रयोग का अवसर मिल जाता है और सबसे बढ़कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए जो सिफारिश करने का और रिपोर्ट भेजने का उसे अधिकार है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है राज्यपाल की। तो राज्यपाल का पद केवल नाम मात्र की शक्तियों का उपभोग करने वाला पद नहीं है, बल्कि अनेक परिस्थितियों में वह वास्तविक शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है और उसका पद बहुत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि राज्यपाल के पद को और अधिक गरिमापूर्ण और निष्पक्ष बनाया जाए, जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी, और राज्यपाल अपने आप को केवल केंद्र का एजेंट समझकर नहीं, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष समझकर अपने कार्य को संभालें ताकि उनके पद की उपयोगिता सिद्ध हो सके।